हेलो मेरे प्यारे छात्रों, हम लोग सांख्यिकी की सीरीज पढ़ रहे थे। आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। सांख्यिकी की सीरीज में हमने आपको मीन मीडियन मोड मैंने पढ़ाया है। अधिकतर मैंने उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए जो आपको प्रॉब्लम होती है, कंपटीशन में आते हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स आप नोट करिए। उसमें इंपॉर्टेंट हमने मीन बताया जो गणितीय माध्य होता है, जिसको कंबाइंड मीन ज्ञात कर सकते हैं। फिर हमने मीडियन बताया जो स्थिति संबंधी माध्य होता है, जिसका हम कंबाइंड मीडियन ज्ञात नहीं कर सकते। फिर हमने मोड बताया जिसको बहुलक कहते हैं, भूयिष्ठक कहते हैं। यह भी स्थिति संबंधी माध्य है जिसका कि हम कंबाइंड मोड ज्ञात नहीं कर सकते। तो मीन का कहाँ प्रयोग करेंगे? मीडियन और मोड। उसी क्रम में हम एक गणितीय माध्य नया लेके आए हैं। अगला क्रम में गुणोत्तर माध्य या ज्यामितीय माध्य बोलते हैं, जिसको ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। गणित में आप पढ़ाया जाएगा। गणित जब पढ़ेंगे, गणित में होता है कि ज्योमेट्रिक सीरीज, अर्थमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज, प्रोग्रेसिव सीरीज, हार्मोनिक सीरीज, ये सीरीज होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको मीन पढ़ना, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन होती क्या, ध्यान से देखिए, किसी समंक माला का गुणोत्तर माध्य। ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है? मानों के गुणनफल का n वां मूल, जितने पद रहेंगे उसका मूल। मूल का मतलब ये मूल, जैसे पद मान लें x1, x2, x3, इस तरह से करके यक्ष या नगर पद है, इसका मूल मतलब कहने का मतलब उनके गुणनफल का मूल। तो ये कह सकते हैं x1 गुणे x2 गुणे x3, इस तरह गुणे x n। लास्ट वाला पद कौन है? n, इसलिए 1/n, ये मूल हो गया, वन अपान n, ठीक है। किसी समंक माला का गुणोत्तर माध्य श्रेणी के पद मूल्यों के, ये देखिए गुणोत्तर माध्य के लिए लॉग गुण को लॉग का प्रयोग किया जाता है। लॉग का प्रयोग करके फिर उसका हम समांतर माध्य निकाल के एंटी लॉग लगा देते हैं। एंटी लॉग लगा देंगे तो उत्तर आ जाएगा। मतलब लॉग का प्रयोग इसमें क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका कैलकुलेशन आसान करने के लिए लॉग का टेबल होता है, टेबल से देख के जो भी मान होंगे उनका लॉग का टेबल देख के उसका समांतर माध्य निकाल के अर्थात कह सकते हैं कि सिग्मा लॉग एक्स बटे n, इसका हम एंटी लॉग अगर निकालें, एंटी लॉग निकालें तो वही हमारा गुणोत्तर माध्य हो जाता है। तो आप लॉग से भी लगा सकते हैं, आप इस तरह से n वां मूल से। हम देख रहे हैं कि अगर ए बी का ज्योमेट्रिक मीन ज्ञात करना है तो इसका हमने बताया कि गुणोत्तर माध्य के कोई गुणोत्तर माध्य जिस श्रेणी का ज्ञात करना, उसके गुणनफल का n वां मूल, जितने पद रहेंगे उसका मूल। तो हम कह सकते हैं a गुणे b घाते कितने हैं? 1 2 1 2। ये व्यक्तिगत श्रेणी है, इंडिविजुअल श्रेणी 1 2। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a गुणे b, दो यहाँ, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है दो, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इसको इस भी कह सकते हैं, a गुणे b, इसको आप निकाल सकते हैं अंडर रूट पर। अंडर रूट आप पढ़े, मान लीजिए कि अगर 3 पद हैं, अगर ए बी सी है, ए बी सी है, मान लीजिए ए बी सी, तो a गुणे b गुणे c, सॉरी का कितने हैं? 1 2 3 3, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं a गुणे b गुणे c, यहाँ पे 3 लिखना है। इसके अंदर, इसके मुंह के अंदर ये मतलब इनके गुणनफल को करके 3 3 का जोड़ा बना के हम निकाल सकते हैं, वही होगा हमारा गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य। हम आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लें हम 4 8 या 4 और 9 का निकालना है। 4 9, तो 4 गुणे 9, ये अंडर रूट कर देंगे, या इसको कर देंगे 4 गुणे 9 1/2। इसका आप निकाल देंगे 4 9 36, या इसका आप अधिकतर, ये तो अंडर रूट है, मूल है, जब दो पद रहेंगे तो निकल देंगे, मतलब आप वर्गमूल निकाल देंगे, जिसको बोला जाता है वर्गमूल निकाल देंगे, या इसका गुणनखंड प्रोडक्ट मेथड से, गुणनखंड मेथड 2 गुणे 2 3 गुणे 3, यहाँ कुछ नहीं है अर्थात 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 का अंडर रूट है तो 2 गुणे 3 बराबर 6 आ जाएगा। आंसर इसका आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। या कभी कभी ज्यादा पद होते हैं तो लॉगरिथम विधि से भी हम लगा सकते हैं। जैसे मान लें अगर यक्स का पद है कि यक्स का पद है 7 10, मान लें 20 25, इस तरह से अगर 4 पदों का निकालना है, n बराबर 4 पदों का निकालना है तो लॉग से भी निकाला जा सकता है। हमने बताया लॉग,
7 का log देखेंगे, log का टेबल है, नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। log का टेबल इसका 0 दशमलव आएगा, इसका 1.1.1.1, ठीक है। आप इसका 70 का 0 देख लेंगे, 10 का 0 देख लेंगे, 20 का 0 देख लेंगे, 25 का 0 देख लेंगे। जितने भी पद रहते हैं n-1 कर देते हैं, n-1 कर देंगे तो log दशमलव की तरह आ जाएगा। एक पद है 1 - 1 बराबर 0, 2 है 2 - 1 बराबर 1, 2 पद है 2 - 1 बराबर 1, 1 2 2, 2 अंकों का 1। अब कभी कभी मतलब दशमलव होता है, 0.5 का निकालना है तो कोई पद नहीं है तो इसका माइनस कर देंगे, 0.05 रहेगा तो ये माइनस का इंडिकेशन है। या धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे आएगा लाभ, तो इसको आप निकाल लेंगे मान। किताबों के अंत में दिया होगा लॉगरिथम टेबल, ये निकाल लेंगे इसका मान, इसको टोटल कर लेंगे, सिग्मा log x का टोटल कर लेंगे। अगर ये log x है तो आप क्या लिखेंगे, ज्योमेट्रिक मीन बराबर एंटी लॉग, अब एंटी लॉग लिखेंगे, log सिग्मा log x बटे कितने पद है 4, तो जो भी मान आएगा यहाँ पे उसमें 4 का भाग लेंगे और उसका ज्ञात कर लेंगे एंटी लॉग। जब भाग देंगे जो मान आएगा, जो वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग, एंटी लॉग का अलग टेबल होता है, लॉग का अलग, एंटी लॉग का टेबल निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये लॉग से लगाते हैं। फिर हम अगर मल्टीप्लिकेशन से लगाएं, जो भी आपको बताए हैं इसके अनुसार लगाएं तो देखिए किस तरह से आएगा। इस तरह से भी लगा सकते हैं आप। तो कितने पद है 1 2 3 4, आप देखिए तो 4 7 गुणे 10 गुणे 20 गुणे 25, ठीक है। तो इसके घाते कितने 1 2 3 4 4, अब निकाल लेंगे। इसको हम कर सकते हैं 4 यहां लिख देंगे, 7 गुणे 10 गुणे 20 गुणे 25, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके मुंह के अंदर ऐसे ब्रैकेट बंद 1/4 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे जब ज्ञात करेंगे ये कठिन होता है, आपके ऑब्जेक्टिव एग्जामों में ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, समस्या ऐसे प्रश्न नहीं। हाँ, आप अगर एकेडमिक ले रहे हैं, आप किसी के एकेडमिक में आप बीए बीकॉम या किसी इंटरमीडिएट या कहीं भी आप पढ़ रहे हैं तो एकेडमिक में आएगा तो आप इसके प्रोडक्ट मेथड से निकाल देंगे, या एकेडमिक में अधिकतर लॉग से देख के हम लोग लॉग से निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लें ऐसे निकालना बड़ा कठिन है तो आपको एक चीज मैं बता रहा हूं, अगर आपका ये अंडर रूट मूल 2 के गुणनखंड में हो, 2 है 2 दूना 4 हो, 2 चौको 8 हो, 2 16 हो, 32 हो, इस तरह से चलता रहे तो आप इसको, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप आसानी से निकाल देंगे, नहीं तो इसका 7 गुणे 10 गुणे 20 गुणे इसका आप हम वो बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में 4 4 का जोड़ा बनाएंगे, 4 4, अगर 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार आया है तब एक 2 बाहर निकालेंगे, 3 गुणे 3, जैसे अंडर रूट का इसके मतलब होता है उतने का हमको जोड़ा बनाना। अगर 1/2 है तो 2 2 का जोड़ा बनाना है, अगर 1/3 है तो 3 3 का बनाना है, 1/4 है तो 4 4 का जोड़ा बनाना है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, इजीली होता है। अगर आपको कैलकुलेटर से अगर हम देखें तो बहुत आसान होता है। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 14 गुणे 25, 14 गुणे 25 कर दीजिए, 1400 गुणे 25 लगभग 35,000, 1400 गुणे 25 लगभग 35,000 आएगा। अगर कब होगा ये, जब इसका अंडर रूट 2 या 1/4 1/8 यहाँ पे इस तरह से हो। तो अब देखते हैं 4, तो अगर आप अंडर रूट है, अगर आप एक बार दबाते हैं तो अंडर 1/2 को इंडिकेट करेगा, 2 बार इसको फॉलो करते हैं 1/4 को करेगा, 3 बार करते हैं तो 1/8 को करेगा, 4 बार करेंगे तो 1/16 करेगा। हाँ, इसकी कंडीशन है कि 2 4 8 16 32 64 इस तरह से इसके पावर के अंडर रूट ये आना चाहिए। इसका फ्रैक्शन पावर का जो n मूल है ये, या यहाँ पे ये होना चाहिए। तो हम देखते हैं 4 है तो कै बार इसको दबाएंगे 2, 35,000 एक बार अंडर रूट और 2 बार अंडर रूट 13.67 है। हाँ, चलिए हम एक नया एग्जांपल देखते हैं कि इसका गुणोत्तर माध्य कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो 9 18 27, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 9 गुणे 18 गुणे 27 कितने अंक हैं 1 2 3, 1/3, इसको हम लिख सकते हैं 9 18 27, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, मैंने कहा था कि पावर अगर 2 है 4 है 8 है 16 है
और 32 है, इस तरह से है। तो इसको अगर अंडर रूट कैलकुलेटर में अंडर रूट 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5वां बार दबाएंगे तो पावर 32 का आएगा। लेकिन यहाँ पे 3 है तो कैलकुलेटर से नहीं, एग्जाम में कैलकुलेटर भी नहीं मिलता, फिर भी आप लगाने का गुणनफल विधि से आप इसको लगाइए। 3 9 को गुणा करिए, 3 गुणे 3, ठीक है। ये गुणनफल विधि से जो इसके प्रोडक्ट करके इसका हम जो इसका जोड़ा ले लेके हम बना सकते हैं। 18 का करिए 2 गुणे 3 गुणे 3, इसके बिना 9 हो जाएगा, फिर 2 3 6 3 18, फिर 27 का करिए 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हो गया। तो आप देखिए बाहर 3 है तो हमको एक समान 3 3 का जोड़ा बनाना है। तो देखिए अगर हम देखें एक समान 3 3 का जोड़ा बनाते समय तो 2 1 3 है, 1 1 3 है, एक जोड़ा 3 निकाल लीजिए, 1 2 3, यहाँ 3 है, यहाँ 4 रहेगा तो एक समान 4 गुणनखंडों को निकालेंगे, 5 रहेगा तो एक समान 5 का निकालेंगे, 6 रहेगा तो 6 निकालेंगे। यहाँ 3 है, 1 2 3, एक समान रहना चाहिए, 2 अकेले हैं, 2 को छोड़ें, फिर 3 का लेते हैं, 1 2 3, ये एक ग्रुप बनाएगा, फिर ये 3 निकला, ठीक है। और बचा क्या, देखिए ये 2 बचा और लास्ट में ये 3, इसका जोड़ा नहीं बनता, एक समान नहीं। तो आप इसको 2 गुणे 3 जो नहीं बनता उसको अलग लिखें, जो पावर है उसको ये यहां लिख दीजिए, और ये जिसका बन जाता है एकदम अंडर रूट के, ये इसके अंडर रूट के बाहर लिखिए, 9 3 6, यही आंसर आपका हो जाएगा। 9 अंडर रूट 3 6, यही आंसर हो जाएगा। इसलिए जिसका नहीं बनेगा वो लिख देंगे, यहाँ की पावर वो लिख देंगे, जिसका जोड़ा बन जाएगा उसको बाहर निकाल देंगे। इस तरह ज्यादातर गुणनखंडों की विधि एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से हम लिखानेंगे, अगर कोई भी पावर है 1/2 पावर 1/4 1/5, हम उसका तुरंत मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और तुरंत मल्टीप्लिकेशन करके उसके हम अगर ये 5 है, अगर 5 है x1 x2 x3 x4 x5 है, तो x1 गुणे x2 गुणे x3 गुणे x4 गुणे x5 इस तरह से रहेगा। तो हम 1/5 कर देंगे और हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपस में, और 5 5 का जोड़ा बनाएंगे, जो बनेगा उसको अंडर रूट के बाहर कर देंगे। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5x1 गुणे x2 गुणे x3 गुणे x4 गुणे x5, इस तरह से बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 5 का जोड़ा बनाएंगे, जो बाहर इसके निकलेगा तो ये इसके बाहर आ जाएगा, और जो जिसका नहीं बनेगा उसको गुणनखंड अंदर रख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। मान लीजिए अगर ये बाहर निकला, a गुणे b नहीं निकला, तो ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप डालेंगे, ठीक है। एक विधि और बता रहे हैं, अगर आप कैलकुलेटर यूज करेंगे, एक तो कैलकुलेटर यूज करने के मैंने बताया कि अगर पावर एक अंडर रूट 2 है, 1/4 है, 1/8 है, 1/16 है, 1/32 है, तो आप उसको कैसे करेंगे, 1/2 है तो एक बार, 1/4 है तो 2 बार, 1/8 है तो 3 बार अंडर रूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था 9 18 और 27 का, ठीक। अब इसको एक और कैलकुलेटर से लगाने का, जैसे 1 2 3 3 है तो कैलकुलेटर से तो लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा, 64 होगा, 128 होगा, तभी लगाएंगे, उसके गुणनखंडों में लगाएंगे 2 2 के, और इसको नहीं लगा पाएंगे। इसके लिए एक स्टेप होता है, ध्यान से सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अभी हमने इसको लगाया था 9, इसका ये आंसर आया था 3 अंडर रूट 6, यही आया था अभी आंसर, ठीक है। अब हम इसको लगाते हैं, एक इसका नियम है, एक स्टेप को आप ध्यान रखिए, इसमें 5 स्टेप हम चलते हैं। कैलकुलेटर की मैं बात करता हूं, अगर आपके पास कैलकुलेटर, नंबर एक बात है, इसको हम पहले गुणा करेंगे, 9 गुणे 18 गुणे 27, इसके पावर क्या है 1/3, ठीक है, 1/3, 1 2 3 1/3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी मैंने ज्ञान किया था तो आंसर ये आया था आपका, लेकिन आज हम कैलकुलेटर से स्टेप वाइज को सीखेंगे। स्टेप इसमें ध्यान देना है, इस तरह के हो जो 2 के गुणनखंडों में ना हो, उसको उसके लिए क्या करते हैं, अगर आपके पास कैलकुलेटर, आप गुणनखंड से भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप घर पे हैं, कैलकुलेटर अलाउ है, कैलकुलेटर है, तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके देखिए 5 स्टेप है, ठीक है। नंबर 1 पहला स्टेप है कि पहला स्टेप ये है कि आप अंडर रूट करके 12 बार प्रेस करेंगे। कितने बार प्रेस करेंगे 12 बार। दूसरा क्या है, इसमें से तुरंत -1 करें। तीसरा क्या है, जो 1/n है वो पावर है, n से भाग दे देंगे उसमें जो भी पावर रहेगी। चौथा क्या है, चौथा क्या +1 कर देंगे। पांचवा क्या है, ठीक है, गुणे बराबर, गुणे बराबर, ये क्रिया कई बार होगी,
आवर्ती रूप से कै बार होगी यह क्रिया? 12 बार होगी। कै बार होगी? 12 बार। गुणे बराबर गुणे बराबर, तो लास्ट में जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाए। पहले हम अंडर रूट 12 बार प्रेस करेंगे, फिर -1 करेंगे, फिर जो इसके पावर रहेगा उससे भाग दे देंगे, फिर +1 कर देंगे, फिर गुणे बराबर करते हैं, कै बार करेंगे? 12 बार करेंगे, तो आपका आंसर मिल जाएगा। ये कैलकुलेटर से है भी अलाउ है, आप ऐसे कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर से आप घर पे हैं तो ऐसे कर सकते हैं, या कैलकुलेटर जहां पे अलाउ आप उसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा। अब 6 इसके पावर अंडर रूट 3 में इसको निकालना थोड़ा कठिन, दशमलव में हम निकालना हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम्स आएगी। हम लिख सकते हैं 9 अंडर रूट 3 अंडर 6, तो आप इसको लिखिए यहाँ पे। इस तरह से हम चलिए करते हैं, इसका गुणनखंड पहले करेंगे। 9 गुणे 18 गुणे 27 बराबर आया 4374। अब हम ध्यान से देखिए 4374, फिर अंडर रूट 12 क्या बार? 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार आप कर लिया। फिर आप इसमें से माइनस कर दीजिए, दूसरा स्टेप -1, ठीक है, बराबर। फिर इसकी पावर n क्या थे? पावर 3 से भाग दे दीजिए, भागे 3 बराबर। फिर +1 कर दीजिए, +1 बराबर। फिर गुणे बराबर एक बार माना जाएगा। गुणे बराबर यह क्रिया एक बार, और इस गुणे बराबर कर कै बार करनी पड़ेगी? 12 बार। चलिए करते हैं। गुणे बराबर एक बार, गुणे बराबर 2 बार, गुणे बराबर 3 बार, गुणे बराबर 4 बार, गुणे बराबर 5 बार, गुणे बराबर 6 बार, गुणे बराबर 7 बार, गुणे बराबर 8 बार, गुणे बराबर 9 बार, गुणे बराबर 10 बार, गुणे बराबर 11 बार, गुणे बराबर 12 बार, 16.38। तो लास्ट में आ गया 16.38, तो वही आंसर हो जाएगा 38। यहां भी निकालेंगे तो आप अगर इसको पूरा सॉल्व, बहुत मुश्किल है, अगर करेंगे तो 16.38 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से ध्यान देंगे, ये स्टेप है। याद करिए कैलकुलेटर अलाउ रहेगा तब, नहीं तो आप इसको कैसे लगाएंगे? इसका गुणनखंड कर देंगे, ये आएगा। या इसको अगर लॉग टेबल आपके पास अवेलेबल है तो लॉग टेबल भी लगा सकते हैं। 9 18 27, 9 का देख लेंगे आप लोग 0.18 का देख लेंगे 1.1, इसको जोड़ देंगे, जोड़ के 3 से भाग दे देंगे, उसका एंटी लॉग निकाल लेंगे, तो यही आंसर आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए अंडर रूट 12 बार प्रेस, -1, अंडर रूट 12 नहीं, अंडर रूट को 12 बार प्रेस करना, फिर -1, फिर जो n के पावर है उससे भाग दे देंगे, फिर +1, फिर गुणे बराबर, यह क्रिया एक बार मानी जाएगी, और इस तरह से आप कै बार करेंगे? 12 बार करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कब करेंगे? कि जब आपका पावर 2 के गुणनफल में, 2 के गुणांक में नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर 1 2 3 है। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। एक मेथड मैंने बताया है कि अगर आप कैलकुलेटर अलाउ है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, हाँ, हम देखते हैं जो ये देखिए ये सब प्रश्न हमारे एग्जाम में आए हैं, कहीं ना कहीं आए हैं। एग्जाम में आपको कठिन नहीं देगा, एग्जाम में आपको एकदम आसान देगा। ऐसा नहीं देगा कि आपका कैलकुलेशन टफ रहेगा, आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, आपको लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी, ऐसा बहुत नहीं देगा। आपको समझ के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे इन एग्जामों में सब आए हैं, पूछा है ऐसे, तो आपको जब भी आप एग्जाम में बैठे हैं, किसी भी एग्जाम में बैठे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा तो आप कैसे तुरंत इसको पकड़ेंगे। जैसे मतलब क्वेश्चन नंबर 1 को हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम 1 को देख रहे हैं, 1 2 4 8 16। जब भी आप एग्जाम में बैठे तो एक चीज आपको ये ध्यान देना है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मल्टीप्लिकेशन में आगे बढ़ रहा है, एक समान संख्या के मल्टीप्लिकेशन में आगे बढ़ रहा है। तुरंत आप देखिए, तुरंत ऐसा नहीं है कि एग्जाम में हमारे पास समय कम होता है, हम लगेंगे पूरा इसको, जैसे ये विधि है कि 1 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 16 करें। कितने पद हैं? 1 2 3 4 5। कौन सा क्वेश्चन है? 1। सॉल्व अगर करें 1 तो ये करें, 5 है तो 1/5। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम करें, इसका हम आंसर निकालें। एक विधि वो है, और आपके पास समय बहुत कम होता है तो आपकी कुछ समझ भी है, आपकी कुछ समझ से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है 1 2 4 8 16, हमको गुणोत्तर माध्य में क्या करेंगे? गुणोत्तर माध्य में क्या करेंगे? अब देखिए ये 2 का गुणा है, ये भी 2 का गुणा है, ये भी 2 का गुणा है, ये भी 2 का गुणा है। जब ऐसी कंडीशन हो और विषम नंबर हो, ठीक है, विषम नंबर हो, ऑड नंबर हो,
तो आप देखेंगे कि 8 नंबर अगर समान गुणनखंड में है तो बीच वाला यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्योंकि आपके पास समय कम है, आप लगेंगे उसको लगाने, पूरा गुणनखंड कर लेंगे, पावर करने, चाहे लॉग से चाहे जैसे भी लगाएं आप उसको करेंगे तो आंसर आपका 4 आएगा। तो इस तरह से आपको एग्जामों में पकड़ना है कि अगर विषम रहेगा तो बीच का आ जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए दो दो के गुणनफल। इसी तरह हम इसको भी देखते हैं, ये भी एग्जामों में आया है। 3 9 27 81 243। देखिए इसका गुणनफल करिए, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो 3 का है 1 2 3 4 5, तो बीच का है, आंसर आपका हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 27। इसका गुणोत्तर मान, बस इतना आपको करना है। इसमें भी देखते हैं गुणे 3, इसमें देखते हैं गुणे 3, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा आपका 9, क्योंकि विषम। हाँ, अगर सम रहेगा तो आप क्या करेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। जैसे मैं सम का एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इसको लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए कि अगर इसका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट जो है समान संख्या के आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग में भी होगा, डिक्रीजिंग में भी हो सकता है। अगर इसी को हम लिखें यहां पे, अगर लिख दें हम 243 3, ठीक है, 243 81 27 9 और 3, ऐसे भी डिक्रीजिंग में होगा, इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में गुणे 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 से देखिए इसमें 1/3 का गुणा करेंगे 81, 1/, एक समान फ्रैक्शन आ रहा है, एक समान डिनोमिनेटर आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी बीच वाला ही आंसर होगा 27। चाहे इंक्रीजिंग में हो चाहे डिक्रीजिंग हो। इंक्रीजिंग में होगा तो फ्रैक्शन बन के ये आएगा, इस तरह से बटे करके आएगा। इंक्रीजिंग होगा तो पूर्णांक में आएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। 27 9, 3 का भी 9 होगा, 16 8 4 2 1 का भी 4 होगा, क्योंकि विषम है। ठीक है, अगर हम सम रहेगा तो क्या करेंगे, एक सम का मैं उदाहरण ले रहा हूं, इवन नंबर का। अब हम सम नंबर है 1 2 3 4, समान तो पढ़ रहे हैं, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, समान तो पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है, सम नंबर है 1 2 3 4। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह सॉल्व होगा, 2 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 16 पावर 1/4, मतलब 4 4 का गुणांक बना के आपको लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 2 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 16। ठीक है, ऐसे भी हम, तो हम देख रहे हैं इसके सम है, तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं। और इसका मैं मेथड बना, जब सम इस तरह से बहुत हो और विषम न हो, समान संख्या के गुणनफल में आगे बढ़े लेकिन सम संख्या 1 2 3 4, तो ऐसी कंडीशन में बीच का हम कोई ले लेंगे। बीच का हमारे पास 4 8, क्या संख्या है 1 2, तो 1 2 का हम क्या संख्या 1 2, 2 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 8 चौक को 32, 32 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 दूना 4, 4 चौक को 16, 4 करड़ी में 2, इसका आंसर आ जाएगा 4 करड़ी में 2। आप इसका ये हो जाएगा, ये पूरे का इंडिकेट करेगा 4 करड़ी में 2। अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन से भी लगाना है तो 4 2 4 का हो जाएगा 4 गुणे 8 गुणे 16, तो आप इसको लगाइए 4 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ये 2 का हो गया, ये इसका 8 का 16 का हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 16 का हो गया। ठीक है, अब क्या है बाहर 4 4 4 का जोड़ा बनाइए, ये जोड़ा बना, एक जोड़ा बना 2, तो 2 इसमें से 1 2 बाहर कर लीजिए, इसमें से 1 2 बाहर कर लीजिए, फिर ये बनाइए, क्या बचा आपका, ये दोनों बचा आपका, ये दोनों बचा है, तो 2 दूना 4 और आपके 4 ये हैं और 4 बाहर निकले हैं, 4 पे हमारा आ गया 4, यहाँ पे क्या आ गया 4 4, ये हो गया 4। तो 4 का मतलब है कि 2 2 का जोड़ा, तो अगर आप देखेंगे 4 का है तो 2 गुणे 2 आप कर सकते हैं, 4 2 गुणे 2 2 गुणे 2 2 गुणे 2 का मतलब अगर इसको हम पावर में रखें 4, ये 2 के पावर 2, तो 2 दूना 4, ये 2 होगा, तो 4 2 आ जाएगा, यही आंसर आएगा। तो कहने का मतलब अगर आपके पास सम संख्या है और समान गुणनफल में आगे बढ़ रहा है तो कोई 2 का बीच में ले लेंगे, वही आपका आंसर होगा। अगर समान संख्या के गुणनफल पे आगे बढ़ रहा है, विषम संख्या है तो बीच का लेंगे, अगर सम संख्या है तो दोनों के बीच का लेंगे। जैसे मैं अगर बोलूं कि 3 2 का 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, अगर इसका आपको निकालना है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, 6 संख्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है, तो अगर यही अगर हम 64 यही निकाल दें तो ऑड नंबर होगा, तो बीच का नंबर। अगर हम ये 64 रखें फिर एक और रख दें 128, देखिए 1 2 3 4 5 6 7,
7 के बीच का नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 16 ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन अगर मान लीजिए कि इवन नंबर हो, 6 नंबर हो, तो आप कैसे निकालेंगे? तो क्या करिए, बीच का कोई 2 ले लीजिए। तो 2 इधर से कट करेंगे, 2 इधर से कट करेंगे, बीच का 2 यही होगा। तो आप इसका अंडर रूट निकाल दीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए बीच के किसी 2 को। तो 8 गुणे 16 का निकाल देंगे। 8 गुणे 16, तो 8 का गुणनखंड करिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 16 का करिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 2 का जोड़ा बना दीजिए। तो अगर 8 2, 1 यहां से 2, 1 यहां से 2, 1 यहां से 2, तो 8 अंडर रूट 2 आपका आंसर हो जाएगा इसका, 8 अंडर रूट 2। इस तरह से आप अगर समान संख्याओं में आगे गुणनफल में बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग में बढ़ रहा है या इंक्रीजिंग में बढ़ रहा है, विषम है तो बीच वाला आंसर होगा, अगर सम है तो बीच के 2 लेके हम वर्गमूल निकालेंगे, अंडर रूट 2 करके निकाल लेंगे, ये आंसर हमारा हो जाएगा। ये नहीं रखेंगे 1 2 3 4 5 6 6 नहीं रखेंगे, अंडर रूट रखेंगे केवल। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। एग्जामों में बहुत आसान देता है, एग्जामों में कोई ऐसी ट्रिक जरूर देगा ऑब्जेक्टिव एग्जामों में, जिससे कि आप आसानी से हल कर सकें। अगर हम डिस्क्रीट श्रेणी में आते हैं, x और y, ये डिस्क्रीट श्रेणी है। मान लीजिए कि हमारा 1 2 3 है, मान लीजिए हमारे ये 4 हैं, ये 6 हैं, ये 7 हैं, ये आपके पद हैं, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसे डिस्क्रीट को भी हम, या अगर आप लॉग से लगाएंगे तो इसका यक्स का लॉग निकालेंगे, लॉग यक्स, इसका लॉग निकालेंगे जो भी आएगा, फिर यफ यक्स में गुणा करेंगे, यफ लॉग यक्स, ये गुणा करेंगे इसका पहले तो यक्स का लॉग निकालेंगे, ठीक है, फिर यफ का इसमें गुणा करेंगे, यफ लॉग यक्स, फिर गुणा करके ये कर देंगे, टोटल करेंगे, सिग्मा यफ लॉग यफ यक्स का टोटल कर देंगे, फिर इसको जोड़ देंगे, 6 6 10 7 17, n बराबर 17, फिर आप इसमें भाग दे देंगे सिग्मा। तो ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है, अगर आप देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन डिस्क्रीट श्रेणी की मैं बात कर रहा हूं, एंटी लॉग, तो अब जो टोटल आएगा उसमें सिग्मा लॉग एफ एक्स बटे एन से भाग दे देंगे, जो मान आएगा उसका एंटी लॉग निकालेंगे, ज्योमेट्रिक मीन आएगा। अर्थात जो पद होते हैं, आइटम्स तो पद होते हैं, तो उनका हम log x निकाल देते हैं, यफ में गुणा कर देते हैं, और जो टोटल आता है उसमें इस n यफ के टोटल से क्या करते हैं, सिग्मा यफ के टोटल से हम भाग दे देते हैं, इसको n भी बोलते हैं, और जो आता है उसको हम क्या निकाल देते हैं, एंटी लॉग। लॉग और एंटी लॉग के अलग अलग टेबल आपके किताबों में दिए हुए हैं, लॉग का है, लॉग और लॉग की सवालें आगे बता दी जाएंगी, ठीक है। अगर आपको लॉग टेबल चाहिए, उसके लिए लॉग का टेबल अलग चाहिए, एंटी लॉग का टेबल अलग चाहिए, लेकिन आप सिंपल लगाना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन से लगाना चाहते हैं, तो हम कैसे लगाएंगे? आप देखिए, डिस्क्रीट श्रेणी जो होती है, डिस्क्रीट श्रेणी बनती है किससे, इंडिविजुअल से, अर्थात डिस्क्रीट बनती है इंडिविजुअल से, व्यक्तिगत श्रेणी से बनती है, और डिस्क्रीट इंडिविजुअल से हम डिस्क्रीट बनाते हैं, तो डिस्क्रीट से इंडिविजुअल भी बना सकते हैं। जैसे एक कितनी बार आया, 4 बार आया, मतलब हम कह सकते हैं 1 1 1 1, उसके क्या बनेगा, 1 4 बार, 2 कई बार, 6 बार, 2 2 2 2 2, 6 बार हो गया। 3 कई बार आया, 7 बार, 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 6 3 3 3 7। इसी श्रेणी को आप जब इंडिविजुअल में बना देंगे तो ये इंडिविजुअल सीरीज बनेगी। तो आप देखेंगे तो क्या इसका, अगर इसका गुणोत्तर माध्य निकालें या इसका इंडिविजुअल बना दीजिए, इसका गुणोत्तर माध्य निकालें, तो कितने पद हैं, तो 1 कई बार आया, 4 बार, 1 घाते 4 गुणे 2 कई बार आया, 1 2, इसका गुणा करेंगे ना, अब इस क्या है मैंने बताया, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, कई बार आया, 2 सबका गुणनफल का या नौवां मूल, 2 गुणे कई बार, 5 बार, 6 बार, फिर 3 का 7 बार, कुल कितने पद हुए, 17, कुल कितने पद हुए, 17, अर्थात आप ब्रैकेट में लगाएंगे, ब्रैकेट में लगा के 1/17 1/17 आप कर देंगे, तब इसका मान निकले। इसको हम कह सकते हैं 1 कई बार, 4 बार, 2 कई बार, 2 कई बार, 6 बार, 3 कई बार, 7 बार, इसे भी हम कह सकते हैं 1/17। तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं। अर्थात अगर डिस्क्रीट श्रेणी में आपके मान आते हैं तो जो पद रहता है फ्रीक्वेंसी की पावर लगा देते हैं, और पावर का जो टोटल है अंडर रूट कर देते हैं, उसका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन टफ होगा तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप जाने, जैसे एक श्रेणी और मैं बना रहा हूं, यक्स और यफ,
5, 10, 15, 3, 4, मान लीजिए 2, 20 हम ले लें, 20 का मान लीजिए 1। अगर इसका गुणोत्तर माध्य करें तो मैं इस नियम से, इसको इंडिविजुअल श्रेणी के नियम से आप बना सकते हैं। 5 की पावर 3 गुणे 10 की पावर 4, 15 की पावर 2, 20 की पावर 1, गुणा कर दीजिए और जोड़ दीजिए। यह डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, सिग्मा एफ बराबर 1/10। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। 5 की पावर 3, 10 की पावर 4, 15 की पावर 2, 20 की पावर 1 कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका गुणोत्तर माध्य आ जाएगा डिस्क्रीट। और कंटिन्यूअस श्रेणी में क्या होता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह की श्रेणी रहती है। इसका मेड वैल्यू निकाल देते हैं। मेड वैल्यू x तो 5, 15, 25, 35, 45, मेड वैल्यू मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग, देखिए ये आ जाएगा। कंटिन्यूअस श्रेणी को अगर आप मीड वैल्यू निकाल देंगे तो डिस्क्रीट ही बन जाती है। देखिए ये x हो जाएगा, इसकी अगर फ्रीक्वेंसी तो 5 की पावर 3। एक नई अगर इस तरह से बनाएंगे तो ये आपका x की तरह रोल करेगा, दोनों में से कोई एक ये पावर लगा देंगे। इस तरह से आप डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस श्रेणी का लगा सकते हैं। और लॉग से भी लगाया जाता है, तो लॉग से क्योंकि कैलकुलेशन बहुत टफ होता है, गुणनखंड बहुत टफ होता है। और आप जानते हैं लॉग क्या करता है, किसी भी बड़े से बड़े गुणनखंडों को बहुत इजी कर देता है। जो गुणनखंड होता है उसको हम प्लस के, इसी तरह बोला जाता है कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होगी, लॉग के जो गुणनखंड होंगे उसके लॉग का एंटी लॉग निकाल देंगे, अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे तो वही होता है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, पूछा जाता है कंपटीशन में। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान होता है, किसी भी श्रेणी में आप लगा सकते हैं। अगर समान संख्या में गुणनफल में बढ़ रहा है, विषम है तो बीच वाला। अगर समान संख्या में आगे गुणनफल से बढ़ रही है, डिक्रीजिंग में हो या इंक्रीजिंग में हो, तो बीच के 2 पद लेके हम वर्गमूल लगा देते हैं। मैंने आपको कैलकुलेटर से भी लगाना बताया कि अगर 2 के गुणनखंडों में तो आप कैलकुलेटर से भी लगा सकते हैं। अगर 2 के गुणनखंडों में नहीं है तो आप वो वाला लगा देते हैं कि √12 बार -1, फिर जो पावर है उससे भाग दे देते हैं, फिर +1, फिर गुणे और बराबर 12 बार करते हैं तो आपके आंसर आ जाते हैं। ठीक है, आपके यानी मतलब कि जो लॉग होता है, लॉग का समांतर माध्य कर देंगे, जैसे a b c का निकालना गुणोत्तर माध्य, तो आप लिखेंगे log a प्लस log b प्लस log c। इस तरह से आप लिख देंगे log a प्लस log प्लस b प्लस c। मतलब कहने का मतलब जो गुणनफल होता है वो समांतर माध्य में आ जाता है। लॉग का आगे बताया जाएगा। तो आप गुणोत्तर माध्य पढ़े हैं, गुणोत्तर माध्य की अब हम क्या करें, आज थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल बताए हैं। गुणोत्तर माध्य क्या है, एक बीजगणितीय माध्य है, एक गणितीय माध्य है। ठीक है, गणितीय माध्य कौन कौन से हैं, मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इसके बाद हार्मोनिक मीन पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी ज्योमेट्रिक मीन में बाकी क्या है आप तो समझ ही रहे हैं बाकी क्या है। अभी इसके ऑब्जेक्टिव कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, मेन इंपॉर्टेंस कहाँ हमारे लाइफ में, इसका हम कैसे, हमने आपको पहले बताया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक का यूज कहाँ आप करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपको समझ में भी आ गया होगा कि n वां मूल पदों के समकमाला के पदों के गुणनफल का n वां मूल आपके एग्जाम में शॉर्ट में आएगा। मैंने एग्जाम में बताया कि कैसा क्वेश्चन आता है, आपको कठिनाई नहीं होगी और बड़े भी आएंगे। अगर आप कैलकुलेटर अलाउ तो कैलकुलेटर से कैसे लगा लेंगे आप इजी तरीके से। अगर 2 के गुणनखंडों में है तो अगर 2, 4, 8, 16 ऐसे हैं तो 1 बार, 2 बार, 3 बार आप अंडर रूट दबाते जाएंगे। 32 है तो 5वें बार दबाओगे, इसका मान निकल जाएगा। अगर पावर इतने संख्याएं तो आप ऐसे संख्याएं तो निकल देंगे, जैसे 32 संख्याएं हैं अगर टोटल, तो उसको अगर ये 2 के गुणनखंडों में है, ठीक है, 32 पावर है तो 5 बार अंडर रूट दबा दीजिए। 16 पावर है, 1/16 है तो 4 बार, 1/8 है तो 3 बार, 1/4 है तो 2 बार और 2 है तो 1 बार। अब इसके अलावा है तो मैंने उसका नियम बताया है, वही 5 स्टेप जो है वो लागू करेंगे। और आपके एग्जामों में 5 स्टेप नहीं आएंगे, आपके एग्जामों में वही मैंने बताया कि समान से बढ़ेंगे, समान से घटेंगे, गुणनफल आएगा कि समान से अगर गुणोत्तर में बढ़ रहे हैं या डिक्रीजिंग हो रहे हैं तो बीच वाला। अगर विषम संख्या है, अगर सम संख्या है, समान संख्याओं के गुणोत्तर से बढ़ रहे हैं या भागफल से घट रहे हैं तो बीच के 2 संख्याओं को लेके वर्गमूल निकाल देंगे तो आ जाएगा गुणोत्तर माध्य। ज्यादातर एग्जामों में, कंपटीशन एग्जामों में हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है, इसको समझिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इसका हम प्रयोग कहाँ करेंगे, इसका यूज वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप देखिए तो न्यूमेरिकल पोर्शन था, अब नेक्स्ट वीडियो में आप इसके महत्व को देखेंगे, ये कहाँ प्रयोग किया जाता है, किन मूल्यों से प्रभावित होगा। अगर कोई भी श्रेणी है, अगर ज़्यादा मूल्य देना है, कम मूल्य देना है तो हम उस
जो मेन हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक में कौन सा यूज करेंगे। ठीक है, ओके बाय। आप लोग पढ़िए, कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में करिए।